देखो सिंपल सी बात है, दो कॉइल्स है तुम्हारे पास। पहले हम जो काम कर रहे थे उसमें सर्किट तुम्हारे पास एक ही था, उसी सर्किट का करंट जब चेंज हो रहा था तब उसी सर्किट के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा था। इन दैट केस वी हैड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसके थ्रू करंट हम लोग वेरी कर रहे थे। अब अगर हम लोग करंट एक सर्किट के थ्रू वेरी करेंगे, उसके नज़दीक अगर एक दूसरा सर्किट रखा हुआ है तो उसके थ्रू फ्लक्स चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर पहले सर्किट में से करंट I1 अगर फ्लो कर रहा है ऐसा कुछ, तो इसके थ्रू जितनी फ्लक्स एसोसिएटेड होगी वो अगर दूसरा कॉइल नंबर 2 अगर वो कॉइल नंबर 1 के अगर नज़दीक है, देन उसका कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिसाइड करती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। बट कुछ हिस्सा है ना, वो जाहिर सी बात है कितना हिस्सा ये ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कॉइल 2 के। बट अभी हम लोग इस बात से संतोष करते हैं कि भाई कुछ पार्ट, सर्टन पार्ट कॉइल नंबर 1 में जो करंट दौड़ रही है उसके द्वारा जनरेट किए गए फ्लक्स का कुछ पार्ट जो कॉइल नंबर 2 है वो भी शेयर करेगा। ठीक, अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्लक्स लिंक थ्रू कॉइल नंबर 2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल नंबर 1। तो अगेन इस बार जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी m। दिस m इज़ नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सर्किट्स। अच्छा, अभी जिस सर्किट के थ्रू करंट बह रही है वो प्राइमरी सर्किट है, और जो सर्किट बेसिकली फ्लक्स का हिस्सा शेयर कर रहा है, बेसिकली जो खा रहा है, खाने वाला जो सर्किट है, जैसे करंट अगर फर्स्ट सर्किट में दौड़ रही है तो वो प्राइमरी सर्किट हो गया। सेकेंडरी सर्किट मतलब जो उसके थ्रू जो फ्लक्स गुजर रही है ना, वो उसकी खुद की तो है नहीं, किसी दूसरे सर्किट में दौड़ते हुए करंट की वजह से, है ना, जिस सर्किट में फ्लक्स है उसको सेकेंडरी सर्किट तुम बोलोगे। दिस इज सेकेंडरी सर्किट कॉइल नंबर 2। दिस इज प्राइमरी सर्किट। अच्छा, तो अगर इस रिलेशनशिप को डिफरेंशिएट अगर तुम करते हो, यू गेट दिस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सर्किट इक्वल्स m टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो यहाँ से मेरे पास m की एक डेफिनेशन आ जाती है, ये ठीक। Mutual inductance, it indicates, this equation indicates that mutual inductance of the two circuits is the magnitude of induced EMF E2 per unit rate of change of current in the primary। ठीक, अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को पॉजिटिव उठाना है, मॉडुलस लगा देते हैं। ठीक, वैसे ये भी पॉजिटिव ही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक डेफिनेशन तुम्हारे पास आती है, दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। इसको चलो डेफिनेशन नंबर 2 ले लो। वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF produced in one coil
per unit rate of change in current. In the neighboring coil. नेबरिंग मतलब वही सेकेंडरी कॉइल, ठीक। डेफिनेशन नंबर 1 तुम यहाँ से निकाल सकते हो बड़ी ही आसानी से। फ्लक्स लिंक्ड विथ वन सर्किट per unit current in the other circuit. ठीक, जो SI यूनिट बैठेगी तुम्हारे पास M की, that will be same as the SI unit of L. ठीक, इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस, जाहिर सी बात है, क्लोजनेस ऑफ द सर्किट्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली, और क्या, साइज ऑफ टर्न एक्सेट्रा, है ना, साइज ऑफ सर्किट, साइज ऑफ कॉइल्स एक्सेट्रा। ठीक, इन सारी बातों पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर तुम 1 में अगर करंट भेजते हो और 2 में अगर फ्लक्स लिंक करते हो तो उसको क्या बोलोगे? इसको अगर मैं M कहता हूँ, चलो मान लेते हैं ये M हो गया, I1 ऐसा, ये कॉइल नंबर 2 है, दिस इज कॉइल नंबर 1। अगर उसी के विपरीत मैं ऐसा कुछ करता हूँ, दैट लेट्स से कॉइल 2 में अगर मैंने करंट अगर भेजा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्लक्स थ्रू 1 बराबर M/I2। तो यहाँ इसको अभी M डैश कर लेते हैं, M बराबर M डैश रहता है, ये दिस इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू 2 बिकॉज ऑफ करंट थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 1 बिकॉज ऑफ करंट इन 2, ये चीज़ बराबर रहती है, विच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द 2 सर्किट्स। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना तो। इसमें एक बात है, ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस में वैसे दी नहीं हुई होगी, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मतलब स्टेट वालों के सिलेबस में नहीं रहती है, पर ये CBSE वालों के सिलेबस में रहती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। जहाँ तक मुझे याद है NCERT में मेरे ख्याल में है शायद ये चीज़। अगर तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो एक सोलोनॉइड का सराउंडेड बाय अ कॉइल, लेट्स से मेरे पास एक सोलोनॉइड है ऐसा, इस तरह का, एंड दैट इज सराउंडेड बाय अ कॉइल, ये ऐसा सोलोनॉइड है, ये कॉइल है मेरे पास, ये ऐसा, लेट्स से दिस इज रेडियस
R1 and this is radius R2. सोलेनोइड की लेंथ मान लेते हैं L1 है, ना? अच्छा, रेडियस R1 है और नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं कैपिटल N1 है, ठीक। तो अगर हमें इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सोलेनोइड में करंट I भाग रहा है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें निकालना है ऑफ सोलेनोइड सराउंडेड बाय अ कॉइल। ठीक, ये चीज़ बेसिकली निकालनी है हमें, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो तुम क्या करो, अज्यूम करंट I1 इन द सोलेनोइड। पहली स्टेप तो ये हो गई। तो फील्ड क्या बनती है सोलेनोइड के अंदर? म्यू नॉट एन आई, ठीक है। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऐसे। अच्छा, तो अब जो फ्लक्स है ना भाई, इसके सोलेनोइड के बाहर तो कोई फील्ड है नहीं, ठीक। तो जो फ्लक्स है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऐसे कॉइल के अंदर इस तरह से डायरेक्टेड है। तो करंट थ्रू वन, फ्लक्स थ्रू अदर, ठीक। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो करंट एक कॉइल के थ्रू भेजो, दूसरे के थ्रू फ्लक्स निकालो। तो दूसरे के थ्रू अभी जो फ्लक्स आएगा मेरे पास, कितना, जो फ्लक्स थ्रू द सराउंडिंग कॉइल, वो चीज़ आ जाएगी मेरे पास phi2। I1 तो हो गया, phi2 कैसे निकालेंगे अपन? दैट विल बी इक्वल टू फील्ड टाइम्स एरिया। तो ये हो जाएगा पाए, कितना है भाई, R1 स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे पास हैं N1, ठीक। फ्लक्स तो इतना हो गया, फील्ड लाइन्स इतनी है तो ठीक है, फ्लक्स तो इतना हो गया। एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स इतना हो गया, तो नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं तुम्हारे पास? अच्छा, नहीं, ठीक है। जो फ्लक्स एक्चुअल में जा रहा है थ्रू दिस कॉइल, वो ये जो इस कॉइल के थ्रू जितना फ्लक्स जा रहा है वो कितना है? तो वो एक्चुअल में अगर तुम देखो तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा ऊपर से देखने पर। ऐसा ये तुम्हारा कॉइल है R2 रेडियस की, एंड देन ये तुम्हारा बीच में ये छोटा सा एक कॉइल है, ये वाला, ये ऐसा जो सोलेनोइड का एक कॉइल है, ठीक है। तो जो फ्लक्स निकल रहा होगा तुम्हारे ये कॉइल में से, कॉइल जिसका रेडियस R2 है, वो कितना होगा? ये इतना ही होगा, ठीक, वो इतना ही होगा। अच्छा, B मेरे को पता है फील्ड कितनी है, म्यू नॉट N1 पाई R1 स्क्वायर बाय L1, ये चीज़ आ गई। अच्छा, करंट थ्रू वन, फ्लक्स थ्रू अदर, ये जैसे ही तुमने निकाल लिया, अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें?
अगर मान लेते हैं मेरे पास N2 कॉइल्स हैं, रेडियस R2 के N2 कॉइल्स हैं मेरे पास, लेट देयर बी N2 coils of radius R2, और यहाँ मैंने सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने, सोलेनॉइड हैज़ N1 टर्न्स, ठीक। अच्छा, तो N2 टर्न्स अगर तुम्हारे पास हैं तो टोटल फ्लक्स Φ2 कितना हो जाएगा भाई, N2 फ्लक्स थ्रू 1, ठीक है। टोटल फ्लक्स हो जाएगा N2 Φ2 म्यू नॉट N1 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1, ऐसा है ना। तो मुझे ये बात पता है, फ्लक्स पर यूनिट करंट, है ना। म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1 होगा ना, तो मैंने लगाया नहीं था, I1 भी होगा यहाँ पर। अच्छा, देयरफॉर M2, M कैसे मैं डिफाइन करूँगा, फ्लक्स थ्रू 2 करंट थ्रू 1, तो ये हो जाता है अपने पास, टोटल फ्लक्स लिखना है, टोटल फ्लक्स हो जाएगा M2 म्यू नॉट N1 पाई R1 स्क्वायर I1 बाय L1, और I1 से डिवाइड कर दो तो I1 हट जाएगा। इसका मतलब मेरे पास M आ जाता है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाय L1, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखो कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है मेरे पास, ये रेडियस R2 से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो सोलेनॉइड की फील्ड है वो उसके इंटीरियर में ही कन्फाइंड रहेगी। तो हम लोग इस तरह से भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते थे बाय फाइंडिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन इट्स सराउंडिंग कॉइल, है ना। मतलब फ्लक्स हम लोग सोलेनॉइड के थ्रू कितना गुजर रहा है ये चीज़ भी निकाल सकते थे, ठीक। बट ये अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती, क्योंकि अगर करंट हम लोग मान लेते हैं सर्कुलर कॉइल में से गुजरवाते तो जो फ्लक्स है वो सोलेनॉइड के थ्रू कितनी गुजर रही है ये चीज़ थोड़ी सी कठिन हो जाती, थोड़ी क्या काफ़ी कठिन हो जाती। बट हमें उसकी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट तो पहले से ही पता है, क्योंकि अपने को पता है कि चाहे तुम करंट पहले कॉइल में से भेजो दूसरे में से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, या तो फिर करंट दूसरे कॉइल में से भेजो और जो फ्लक्स है वो पहले कॉइल में से निकालो, दोनों में से आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। अच्छा, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कभी भी अगर तुम्हारे सामने म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर कोई सवाल आता है, ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें आप म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सर्किट की फाइंड आउट करिए, इन दोनों सर्किट्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करिए। सर्किट्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब कि बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द टू सर्किट्स, ऐसा तुम मान लो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है ना, वो मान लो तुम। बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस तो उस फिनोमेनन को कहते हैं जिसमें एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो तो दूसरे में ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाता है, और बस इसी फिनोमेनन के कोफिशिएंट को तुम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हो। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब शेयरिंग ज़्यादा होना, ठीक। जो फ्लक्स की लिंकेज है वो ज़्यादा होना, तो वो चीज़ ट्रांसफार्मर वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी है, बट जो हमारे घर के डेली अप्लाइंसेस होते हैं उनमें ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है। खैर, तो करंट थ्रू तुम मान लेते हैं, अगर तुमको दो सर्किट्स दिए गए और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया, तो करंट तुम किसके थ्रू फ्लो करवाओगे और फ्लक्स किसके थ्रू कैलकुलेट करवाओगे। ध्यान रखना, हमेशा करंट तुम उस सर्किट के थ्रू फ्लो करवाना जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आसानी से तुम्हें पता हो, जिसका है ना मैग्नेटिक फील्ड वगैरह अपने को बहुत आसानी से पता हो। अच्छा,
फ्लक्स की कैलकुलेशंस अगर तुम करने की कोशिश करो, लेट्स से करंट तुमने अगर कॉइल नंबर 2 जो कि यहाँ पर सर्कुलर कॉइल है जो रेडियस R2 का, उसके थ्रू अगर तुमने करंट अगर भेजी, मतलब मान लेते तुमने ये करने की कोशिश की, अगर phi2 बाय, मतलब मान लेते ये करने की कोशिश की phi1 बाय I2, ऐसा अगर तुमने करने की कोशिश की कि सोलेनॉइड के थ्रू कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट फिर भी ठीक ठाक तो वो है, दम कम लगेगा थोड़ा। ठीक, तो सिचुएशन देखकर किस सर्किट से करंट गुजरवाना है और किस सर्किट के थ्रू फ्लक्स निकालना है, वो थोड़ा देखकर संभाल कर। ठीक, तुम उसी रास्ते जाइए जिस रास्ते कैलकुलेशंस आसान है। वैसे ये चीज़ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, CBSE में है जहाँ तक, और नहीं भी है, अगर CBSE में भी नहीं है तो फिर बिंदास कुछ अपन ने नया सीख लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाता है। ठीक, अच्छा अभी इसको ओवर करते हैं।